जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं फिर से। ये सेकंड लेक्चर है इस पॉलिटी का, जो लक्ष्मीकांत की हम समरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपके एग्जाम्स की, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत का समरी है, समराइजेशन है, इसकी बात करेंगे। हाई कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स और उसकी कुछ बातें क्या है। पार्ट 4 में है, सॉरी 6 में है, पार्ट 6 में हाई कोर्ट के आर्टिकल 214 से 231, इनकी 214 से लेके 231 तक आप देख सकते हो। इससे पहले भी आप सारी चीजों को देख सकते हो, मैंने उसको कंप्लीट कराया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, जिसे आप मिस नहीं कर सकते। चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड पोजीशन की। क्या है हाई कोर्ट्स आर द, जो इसका स्ट्रक्चर है हाई कोर्ट का। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। और लास्ट तक जरूर देखते रहें, एंड तक बने रहिए वीडियो में, तो आपको शायद कुछ अच्छा ही देखने को मिलने वाला है, कुछ ही अच्छा आप सीखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं अब हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर एंड पोजीशन की बात करेंगे। हाई कोर्ट जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है। हाई कोर्ट्स आर बिलो द सुप्रीम कोर्ट्स एंड अबव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन ईच स्टेट्स। जो हाई कोर्ट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनसे ऊपर है। दे होल्ड द टॉप पोजीशन इन द स्टेट्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखा जाए स्टेट की जुडिशली में, स्टेट के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे टॉप पोजीशन होल्ड की होता है हाई कोर्ट। वैसे तो देखा जाए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, इस तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर उसके बाद बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये है हाई कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर एंड पोजीशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। इसकी हिस्ट्री की बात करें, इसको एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों 1862 में, 1862 में। 1862 में इसको एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में, विद सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन, जैसे इलाहाबाद में किया 1866 में। इसका एक्सपेंशन किया इलाहाबाद में 1866 में। एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया वर रिटेन्ड इन 1950। जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है ब्रिटिश इंडिया से, उन्हें रिटेन किया गया था 1950 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है इनका। आर्टिकल 214 ये बात करता है, ये मैंडेट करता है कि हाई कोर्ट होना चाहिए हर स्टेट्स में, ठीक है। और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा ये अलाउ किया गया था फॉर कॉमन हाई कोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब कहने का मतलब है एक कॉमन हाई कोर्ट दो स्टेट या दो यूनियन टेरिटरी या दो स्टेट यूनियन टेरिटरी वगैरह के लिए या दो से ज्यादा के लिए एक हाई कोर्ट्स को अलाउ किया जा सकता है, एक हाई कोर्ट रखा जा सकता है। ये बात सातवां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया उसमें कही गई थी। करंट सिचुएशन की बात करें, इस समय इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और तीन जो है 3 बीइंग कॉमन, जैसे दिल्ली हैज इट्स ओन सिंस 1966। दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है उनका अपना खुद का हाई कोर्ट है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चीफ जस्टिस लीड्स करता है ईच हाई कोर्ट्स को, और नंबर ऑफ अदर जजेस इज फ्लेक्सिबल। जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल है, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। वो डिटरमाइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के बेस पर, मतलब पार्लियामेंट के हिसाब से, जो पार्लियामेंट के हिसाब से डिसीजन होता है उस हिसाब से प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि नंबर ऑफ अदर जजेस को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, कितने रखने हैं दोस्तों। ये है उनका ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। जज कौन है, जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं सारे जजेस को, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लेकर सारे जजों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट्स। कंसल्टेशन होती है विद सीजीआई एंड गवर्नर फॉर सीजीआई अपॉइंटमेंट्स। कंसल्टेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एंड गवर्नर फॉर सीजे, चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट में। वाइल चीफ जस्टिस इनपुट इज कंसीडर्ड टू अदर जजेस। आप समझ रहे हैं ये बात। जो कंसल्टेशन है सीजीआई का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं और जो गवर्नर हैं, वो क्या करते हैं, सीजे का जो अपॉइंटमेंट होता है उस पर कंसल्टेशन होती है। जो सीजे यानी कि जो चीफ जस्टिस है उसका इनपुट इज कंसीडर फॉर अदर जजेस, और जो चीफ जस्टिस हैं उसका इनपुट लिया जाता है, उनसे भी सलाह मशवरा लिया जाता है, कंसल्ट किया जाता है अदर जजेस के लिए। प्रोसेस फॉर कॉमन हाई कोर्ट जजेस इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद ऑल कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। जो प्रोसेस है कॉमन हाई कोर्ट की जजेस की, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है दोस्तों कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन की क्या नीड है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए विद 10 इयर्स ऑफ जुडिशियल एक्सपीरियंस, यानी कि 10 साल का जुडिशियली में एक्सपीरियंस हो, और 10 इयर्स एज ए हाई कोर्ट जज, और 10 साल का एज ए हाई कोर्ट जज के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो मिनिमम एज और प्रोविजन और एमिनेंट जुरिस्ट, यानी कि देख रहे हैं ये बात कि कोई भी मिनिमम एज नहीं होनी चाहिए और प्रोविजन एमिनेंट जुरिस्ट के लिए, यानी कि नो मिनिमम एज और प्रोविजन फॉर एमिनेंट जुरिस्ट दोस्तों। ये सारी क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। ओथ की बात करेंगे, ऑल जज
टेक एन ओथ बिफोर द गवर्नर अंडर आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 के अंडर में गवर्नर के सामने जो है ओथ ली जाती है, यानी कि जितने भी जजेस हैं वो ओथ लेते हैं बिफोर द गवर्नर्स अंडर आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 के अंडर में सारे जजों के सामने ओथ ली जाती है, सारे जजों की ओथ ली जाती है गवर्नर के सामने। अब देखो प्रेसिडेंट जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा राइज हो रहा है, उनको अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट साहब, और जितने भी जजेस हैं चाहे वो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ओथ कौन दिला रहा है? ओथ दिला रहा है गवर्नर। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। ठीक है, ये सारा मामला है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, आते हैं टेन्योर ऑफ जज। देखिए टेन्योर ऑफ जजेस क्या होता है? टेन्योर क्या है? नो फिक्स टर्म, इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है, जैसे 5 साल 4 साल 3 साल ऐसा होता है, तो देयर इज नो फिक्स टर्म रिगार्डिंग दिस। दूसरा, रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। जजेस कैन रिजाइन और बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट रिकमेंडेशंस। जो जजेस हैं उनको रिजाइन कर सकते हैं और रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दोस्तों किस पर? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। दे कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स। हाँ, वो एज ए अपॉइंट किए जा सकते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज। दोस्तों दे कैन आल्सो बी अपॉइंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स और अदर हाई कोर्ट्स। रिमूवल ऑफ जज की बात करेंगे। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल इंक्लूड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ग्राउंड क्या है इनके रिमूवल का? अगर वो मिसबिहेवियर पकड़े गए या इनकैपेसिटी में पाए गए तो वो ग्राउंड्स फॉर रिमूवल और इंक्लूड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर वो इनकैपेसिटी है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका मिसबिहेवियर है, उनका कंडक्ट इस तरीके से है, तो रिमूवल ऑफ जज का ग्राउंड तैयार हो जाएगा। इनका जो रिमूवल प्रोसेस है इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है, वैसे ही सेम हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जाएगा। दोस्तों एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की नीड होती है पार्लियामेंट में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी एंड अलाउंसेस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिसीव्स एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,50,000 और while other judges receives as 2,25,000. पेंशन आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन जो है किससे पेड है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेड होती है। ट्रांसफर ऑफ जज की बात करें, द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ बोथ हाई कोर्ट्स। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं एक जज से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, यानी कि उस जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। किसकी सहमति से? जो चीफ जस्टिस हैं जहां पर ट्रांसफर हो रहा है उस हाई कोर्ट के, और जहां से हो रहा है, समझ रहे हैं आप, जहां से हो रहा है और जहां पर होगा, उन दोनों चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उनकी कंसेंट से क्या है प्रेसिडेंट साहब ट्रांसफर करेंगे। गवर्नर के हाथ में पावर नहीं, याद रखना। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ बोथ हाई कोर्ट। ट्रांसफर जजेस रिसीव्स एडिशनल सैलरी। जो ट्रांसफर जजेस हैं उनकी सैलरी क्या है? उसमें कुछ एडिशन हो जाता है, नहीं जुड़ जाती है। रिटायर्ड जज की बात करेंगे। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दोस्तों द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस टू सर्व एज टेम्परेरी जज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द अपॉइंटी। ये बात होती है रिटायर्ड जज की। दोस्तों समझे आप, चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट है, उनसे क्या करेंगे? वो अपॉइंट कर सकते हैं। जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं वो टेम्परेरी जज होते हैं। दोस्तों उनको थोड़े समय के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए लेके आया जाता है, बट इसमें भी जो कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट की और जो अपॉइंट होगा, समझ रहे हैं आप। जैसे मैं अपॉइंट होने वाला हूं तो मेरी कंसेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट की कंसेंट की नीड है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स क्या है? कलर वही रखते हैं, क्या है? सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स में। अपॉइंटमेंट ऑफ जज बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी। तीसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड रिमूवल ओनली बाय द प्रेसिडेंट। जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है और रिमूवल है वो केवल किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। फिक्स सैलरी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। सैलरी एंड अलाउंसेस चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉट द स्टेट। दीज आर द रीजन। दोस्तों प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्कशन ऑफ देयर कंडक्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्कशन ऑफ देयर कंडक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे जो उनका प्रोटेक्शन है वो डिस्कशन नहीं होगा, उनकी कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा, इससे उन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है। बैन ऑन प्रैक्टिसिंग लॉ आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब एक और चीज है, जो भी हाई कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस हैं या मेंबर्स हैं, उनको बैन लगा दिया जाता है कि वो लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, दे हैव द पावर टू
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इनकी पावर है पनिश करने की दोस्तों। ये इंडिपेंडेंसी हाई कोर्ट की। सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों, प्रेसिडेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव है इससे जुडिशरी को सेपरेट किया हुआ है। क्या है? सेपरेशन है। दूसरी बात, जुडिक्शन जो है, जुडिक्शन क्या है? जुडिक्शन जो है दोस्तों, जुडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो जुडिक्शन है उनका मतलब क्या है? न्याय करने का जो सीमा है, जो उनका आधार है, जो उनकी टेरिटरी है, उसमें वो कर्टेल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। पार्लियामेंट उसको कम नहीं कर सकती है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर कम कर सकती है। ये उनकी इंडिपेंडेंस की बात है हाई कोर्ट की दोस्तों। समझ रहे? सेवरल फैक्टर है कंट्रीब्यूट जो इंडिपेंडेंस करते हैं, कौन कौन से? अपॉइंटमेंट ऑफ जज है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द जुडिशरी। सेक्रेटरी ऑफ टेन्योर है, रिमूवल ओनली बाय द प्रेसिडेंट। फिक्स सैलरी है जो डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट। सैलरी अलाउंस चार्ज टू द कंस्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया पे होते हैं, नॉट द स्टेट पे। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्कशन है ऑफ देयर कंडक्ट, बैन ऑन प्रैक्टिसिंग लॉ आफ्टर रिटायरमेंट, ये सारी चीजें ये इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट को शो करती है। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स। क्या जुडिक्शन एंड पावर्स हैं हाई कोर्ट्स की? High courts have original, writ, appellate, supervisory and record keeping powers. ये हाई कोर्ट्स की पावर है। दे हैव ओरिजिनल, रिट, appellate, supervisory and record keeping powers. ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करेंगे। मैटर्स ऑफ एडमायरेबिलिटी, विल्स, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एमपी एमएलए इलेक्शंस एंड रेवेन्यू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, जो ओरिजिनल जुडिक्शंस है, मैटर्स है एडमायरेबिलिटी का, विल्स जो विल होती है मैरिज का, ये इस सब के मामले में, चाहे वो डाइवोर्स है, कंपनी लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एमपीएमएलए के इलेक्शंस हैं एंड रेवेन्यू डिस्प्यूट अगर हो रहा है, हाँ एमपीएमएलए के जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं वहां पर भी जो इलेक्शन हो रहा है उसका भी ओरिजिनल जुडिक्शंस हाई कोर्ट के पास है। समझ रहे हैं? हालांकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो एमपीएमएलए इलेक्शन, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ये ओरिजिनल जुडिक्शंस हैं दोस्तों। अब बात करेंगे रिट क्या है, रिट जुडिक्शंस। रिट क्या है? हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन की बात करेंगे तो दीज आर द पावर टू इशू रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टोरी, प्रोविजन एंड क्यू वारंटो टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिवेंट इनजस्टिस। ये वाली बात हो रही है इसमें। तो जो रिट जुडिक्शन है दोस्तों, वो इन सब की बात करता है। ये सारी पावर है रिट इशू जारी करने की दोस्तों। रिट इशू जारी करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226, उसके आगे भी बात करेंगे दोस्तों। एपलेट जुडिक्शन है इसका। क्या है एपलेट जुडिक्शंस? हियर यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। अच्छा, एपलेट जुडिक्शन की बात करें तो इसमें सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में एपलेट जुडिक्शन की बात है। ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपील्स, लोअर कोर्ट की अपील्स को सुन सकते हैं। सुपरवाइजरी जुडिक्शन है इनका। क्या है सुपरवाइजरी जुडिक्शंस? Power to oversee all courts and tribunals within their territory except military courts and tribunals की बात हो रही है। सुपरवाइज जुडिक्शन की बात करें, इसके पास पावर है ओवरसीज करना जितने भी सारे कोर्ट्स हैं एंड ट्रिब्यूनल्स की देखभाल करना, उन पे सारे लॉ को रिवर्ट करना, ये सारी पावर्स हैं इनके पास। उसके बाद क्या करें? जो भी टेरिटरी है विद इन द टेरिटरी एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकर छोड़कर सारी जो पावर है सुपरवाइजरी जुडिक्शंस है हाई कोर्ट के पास। वो पावर किसके पास? वो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें, क्या है रिकॉर्ड कीपिंग? रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग एंड जजमेंट्स की बात हो रही है। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है? मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को और जो भी सारी प्रोसीडिंग एंड जजमेंट हो रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर टू रिव्यू द constitutionality of laws and actions of the government. This power was curtailed by the 42nd Amendment Act. किसके द्वारा? This power was curtailed by the 42nd Amendment Act 1976 but restored by the 43rd Amendment. जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की दोस्तों, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रोवाइड कराती है। क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रोवाइड कराती है उस लॉ को, वो एक्शन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट के लिए। ये जो पावर है किसके द्वारा कर्टेल की गई थी? 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। बट इसको बाद में 43rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उसके द्वारा रीस्टोर कर दिया गया था। तो दीज आर द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स इन द रिगार्डिंग्स ऑफ जुडिक्शन दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए बात करेंगे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
ये सारी चीजें आपको एक बार दिखा देते हैं। आप पर ऊपर आते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है वो बाइंडिंग है सारी कोर्ट्स पर। इट कैन ट्रांसफर जज ऑफ हाई कोर्ट्स, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, ट्रांसफर कर सकता है जज ऑफ हाई कोर्ट्स का। इट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट दोस्तों। ये इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे अपील सुन सकते हैं। इट कैन इशू रिट्स फ्रॉम रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, अंडर आर्टिकल 226 की बात हो रही है यहाँ पर। इट कैन डील्स विद केसेस विद इन द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट्स। तो उनकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन में जो भी जुडिक्शन आ रहा है वो डील करना इस हाई कोर्ट्स का काम है। एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। जो कोर्ट्स हैं उसकी एक्सरसाइज करना, उसको सुपरिटेंडेंस करना, कंट्रोल करना उस कोर्ट्स के नीचे, ये काम करना हाई कोर्ट की एक्सरसाइजिंग पावर है दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोस्तों क्या है, डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट्स में अराइज होते हैं उनकी डील्स करेगा। कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स, और डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये सारी बातें हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट। कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर्स। जो सिविल और क्रिमिनल नेचर की केसेस हैं उनको कंसिडर करते हैं ये सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन क्या है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिब्यूनल्स दोस्तों क्या है। इमेजिन इंडिया एज ए बिग हाउस विद मेनी रूम्स। इस तरीके से इमेजिन करिए आप, इस तरीके से है। तो इमेजिन यही करना है, इंडिया इज ए बिग हाउस विद मेनी रूम्स, ईच रूम्स डील्स विद ए डिफरेंट इशू। ठीक है, क्या डिफरेंट इश्यूज हैं, लाइक पेइंग टैक्सेस, रिजॉल्विंग लेबर डिस्प्यूट्स और हैंडलिंग इलेक्शंस। तो दीज आर द थिंग्स इमेजिन विद बिग हाउस विद मेनी रूम्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारे रूम्स हैं जैसे जिन्हें डील करना है। एक तरीके से ये आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है। टैक्स पे करना, लेबर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, हैंडलिंग इलेक्शन करना, ये सारी चीजें ये है ट्रिब्यूनल्स का पार्ट। क्या है नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स आर लाइक स्पेशल कोर्ट्स फॉर ईच ऑफ दीज रूम्स। ठीक है, यानी कि जो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल जो कोर्ट्स हैं फॉर ईच ऑफ दीज रूम्स, चाहे वो आपका टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो लेबर डिस्प्यूट है, चाहे वो इलेक्शन से हैंडलिंग करने की बात है, ये सारी बातें इससे रिलेटेड है जो ट्रिब्यूनल्स देखते हैं। फॉर अदर मैटर्स आर लाइक स्पेशल कोर्ट्स फॉर ईच ऑफ दीज रूम्स इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द usual court system, people can take their problems directly to these tribunals दोस्तों। This is a faster and more specialized, like having an expert doctors for each room in the house। समझ रहे हैं, इस तरीके से है ये डायरेक्टली ये ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं और बहुत ही फास्टर और स्पेशलाइज वे में। यानी कोई भी स्पेसिफिक इशू है, जैसे की बात हो रही है टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो आपका मतलब लेबर डिस्प्यूट है, चाहे आपका इलेक्शन से हैंडलिंग करने की जगह है, सारे डिस्प्यूट्स को ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में जाकर स्पेशलाइज देखते हैं दोस्तों। ट्रिब्यूनल्स डील्स विद स्पेसिफिक इशू आउटसाइड ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। दीज includes things like tax, labor disputes, land reforms, food distribution and elections। तो these are the things जो बात होती है, जो ट्रिब्यूनल्स स्पेसिफिक इश्यूज को जो रेगुलर कोर्ट्स के आउटसाइड है, बाहर के प्रोविजन में आते हैं, उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट में आते हैं, उनकी बात करते हैं। उनमें क्या क्या है, उसमें इंक्लूड टैक्स, लेबर डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स, food distribution and elections। So these are the things which can deal the tribunals with these specific and exclusive issues। Got my point? Exclusive नहीं कह सकते, because of that ये issues courts भी इनको handle कर सकता है, but tribunals ये specified things के लिए बना दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बेसिस क्या है, ये इट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी ट्रिब्यूनल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों कोई भी ट्रिब्यूनल मेंशन नहीं था। अब बात करते हैं आर्टिकल 76 में क्या हुआ था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 42वां 1976 में, उसमें क्या हुआ। इसमें पार्ट 14 को दोस्तों एडिट द पार्ट 14 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 323 से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया। आर्टिकल 323 बी डीलिंग विद अदर मैटर्स, ये बहुत सारे अदर मैटर्स को डील करता है। आर्टिकल 323 बी 323 बी डील करता है अदर्स मैटर्स के आर्टिकल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 323 ए यानी कि 323 ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। क्या है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू एस्टैब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। दोस्तों 323 की बात करने वाले हैं।
ठीक है। तो 323 यानी आर्टिकल 323 ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है। कब हुआ ये, इसकी बात करने वाले हैं। कैट की बात करेंगे। क्या है कैट? कैट क्या है? एस्टेब्लिश किया है 1985 में। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑपरेट्स विद ए मल्टी मेंबर बॉडी बेस्ड इन दिल्ली, हैज 17 ब्रांचेस अक्रॉस वेरियस स्टेट्स की बात हो रही है। कैट जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसने ऑपरेट किया विद ए मल्टी मेंबर बॉडी, जो दिल्ली में बेस है, ठीक है, और इसकी 17 ब्रांचेस हैं अक्रॉस स्टेट दोस्तों, ठीक है। हेडेड बाई चेयरमैन, जो रिटायरमेंट कौन है हेड करता है इसको? चेयरमैन हेड करता है। इसकी रिटायरमेंट एट 65 ईयर्स। हेडेड बाय चेयरमैन, रिटायरमेंट एट 65 ईयर्स, एंड वाइस चेयरमैन एट 62 ईयर्स दोस्तों। जो वाइस चेयरमैन है वो 62 ईयर्स में, और जो चेयरमैन है वो 65 ईयर्स में। द कैट्स मेंबर आर चूजन बाय ए कमेटी चेयर्ड बाय ए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं आप? तो कैट को जो हेड करता है दोस्तों एक चेयरमैन होता है, इसकी एज रिटायरमेंट होती है 65 ईयर्स, और वाइस चेयरमैन की एज होती है 62 ईयर्स। और जो कैट्स मेंबर्स हैं आर चूजन बाई कमेटी के द्वारा उनको चूज किया जाता है, और उनको भी चेयर कौन करता है? जो कमेटी होती है उस कमेटी को चेयर किया जाता है एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा, और नॉमिनेट किया जाता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं कंप्राइजिंग इंडिविजुअल्स ऑफ इक्वल स्टेचर टू हाई कोर्ट जजेस। जो कंप्राइजिंग है इसमें क्या है? इक्वल स्टेचर होता है हाई कोर्ट जजेस का। कैट सर्व्स एज ए स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी बॉडी फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स। तो कैट है एक स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी बॉडी की तरह, वो क्या करती है? पब्लिक में जो सर्विस मैटर्स हैं उनको डील करते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको एडजुकेट करते हैं, उसकी बात हो रही है। अब आते हैं एसएटी पे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है। एलोंगसाइड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स उसकी बात हो रही है। ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, ये 1985 द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो हुआ 1985 के द्वारा उसको एस्टैब्लिश किया गया था। इन सम स्टेट्स ए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें, ये भी एग्जिस्ट करता है। इट में एग्जिस्ट एक्टिंग एज ए हायर टियर विद इन द सेट स्ट्रक्चर। सेट का मतलब है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के स्ट्रक्चर्स में। कुछ स्टेट्स में ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। द चीफ ऑफ ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इट इज अपॉइंटेड, जो चीफ है यानी कि जो एसएटी है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का चीफ है, जो हेड है, चेयर करता है, वो अपॉइंट किया जाता है दोस्तों गवर्नर के द्वारा इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उसको लाया गया है, फॉलोइंग कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो कंसल्टेशन के बाद उस स्टेट का जो सेट होता है, यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जो चीफ होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा दोस्तों, ठीक है। ये कंसल्टेशन करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर्स की बात करेंगे। कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं? देखो ट्रिब्यूनल्स पे कई बार क्वेश्चन आया, क्योंकि थोड़ा ना ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया कंफ्यूजिंग है दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा सा ना इसको थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से थोड़ा ध्यान देकर फोकसली इसको देखना जरूरी है। चलो बात करते हैं क्या है स्कोप, क्या है इसका फीचर्स, इसका आर्टिकल जो पब्लिक सर्विस में आर्टिकल 323 यानी कि आर्टिकल 323, अदर्स मैटर्स में आर्टिकल 323 की बात हो रही है, ठीक है। चलो स्कोप क्या है? पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली। जो आर्टिकल 323 है, 323 है, पब्लिक सर्विस में बात करता है, वो पब्लिक सर्विस मैटर्स पे बात करता है ओनली। दूसरा आर्टिकल 323 बी क्या करता है? इसका स्कोप की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 323 बी का स्कोप थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। टैक्सेशन में काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज, लेबर एंड रिफॉर्म, ठीक है, फूड, इलेक्शंस, ये सारी जगह ये आर्टिकल 323 बी जो है ये काम करता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, पार्लियामेंट में इसको केवल, यानी कि आर्टिकल 323 में जो कैट होगा दोस्तों, जो कैट है उसको कौन करेगा? जो डीलिंग विद अदर मैटर्स करता है वो है 323 बी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पे बात करता है 323 ए, पार्लियामेंट में काम करता है दोस्तों। इट्स ओनली कम इन द पार्लियामेंट। दूसरा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस दोस्तों। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में बात करता है, ये एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड वन पर स्टेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है। क्या है? वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड वन
वन पर स्टेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है। ये वेरीज करता है बाई स्टेट एंड मैटर्स, पोटेंशियली मल्टी टायर्ड होता है। कंपोजिशन मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ये भी वेरीज करता है स्टेट द्वारा। एंड मैटर्स यानी कि जो आर्टिकल 323 बी में है, जो अदर मैटर्स के ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं वो वेरीज करते हैं स्टेट के द्वारा एंड मैटर्स के द्वारा। इट कैन इंक्लूड सिंगल मेंबर ट्रिब्यूनल्स, ये एक सिंगल मेंबर्स ट्रिब्यूनल भी हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स की बात करें, पार्लियामेंट अपॉइंटेड कैट मेंबर्स रिकमेंडेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट जज कमेटी दोस्तों। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर मे हैव देयर ओन सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर इट मे हैव देयर ओन सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, इनकी खुद की अपनी प्रोसेस होती है। जुडिक्शन देखो क्या, नेशनल फॉर कैट, स्टेट लेवल फॉर सेट, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। इट कैन वेरी बाई स्टेट एंड मैटर्स, पोटेंशियली नेशनल और सम ट्रिब्यूनल्स दोस्तों। ठीक है, हायरकी क्या है इसकी, हायरकी देख लो, हायरकी कोई नहीं है इसमें। इट कैन हैव मल्टी टायर्ड स्ट्रक्चर्स विद जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स दोस्तों। समझ रहे हैं, ये मल्टी टायर्ड स्ट्रक्चर होता है बहुत सारा, और किसके साथ, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ, ये इसकी हायरकी में काम होता है। समझ गया? आई होप आप ट्रिब्यूनल्स की बात समझ गए होंगे। दो तरीके होते हैं, आर्टिकल 323 ए में जो होता है स्पेसिफाइड एरियाज के लिए, और आर्टिकल 323 बी होता है जो किसकी बात करता है, कुछ अदर्स मैटर्स को डील करने के लिए, लाइक टैक्स, एंड रेवेन्यू है, इस तरीके की बातें करते हैं आर्टिकल 323 बी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आप क्या है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दोस्तों। क्या है मीनिंग, क्या है इनका? दे आर अंडर सबऑर्डिनेट अंडर द हाई कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल दोस्तों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो क्या है, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, पार्ट 6 की बात हो रही है। आर्टिकल 233 से 237 तक इन पार्ट 6 दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, गवर्नर जो है कंसल्ट करता है हाई कोर्ट के साथ, उसके बाद अपॉइंटमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के दोस्तों। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, गवर्नर आफ्टर कंसल्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट दोस्तों। गवर्नर जो है आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, जहां पर अपॉइंटमेंट होता है अदर जजेस का। गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट्स, उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है अदर जजेस का। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये क्या है, कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कौन करता है, हाई कोर्ट्स के बाद पावर है। vested in high courts the power of controlling of these things like transfer, posting, promotion and leave matters, ये सारी पावर्स होती हैं हाई कोर्ट्स में दोस्तों। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेंगे, क्या है इंटरप्रिटेशन, देखते हैं दोस्तों क्या है। डिस्ट्रिक्ट जज, जजेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, these are the district judge of civil courts and interpretation of district judge. Now we are talking about judicial service consisting exclusively of person intend to fill post of DG यानी कि district judge and other civil judicial post interior of DG यानी कि district judge, कौन सा सॉरी district judge दोस्तों, interior of district judge, these are the judicial service of exclusively of person दोस्तों। Now we are talking about सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स की बात करेंगे। सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट्स की बात करें, सिविल कोर्ट के नीचे होता है दोस्तों सिविल कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, फिर सब जज फैमिली होता है, सब जज फैमिली कोर्ट, फिर म्युनिसिप होता है, फिर स्मॉल कॉज कोर्ट्स होते हैं दोस्तों। क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ये सारी क्रिमिनल कोर्ट्स की बात हो रही है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू कोर्ट्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नर कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार हैं। दीज आर द रेवेन्यू कोर्ट्स विच आर कलेक्ट द रेवेन्यू, ये होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ये होते हैं सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स का पूरा हायरार्की दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर बात करते हैं जो अदर जजेस हैं, अदर जजेस दोस्तों, अदर जजेस और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो एक्सेप्ट डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के सिवाय कौन कौन होते हैं। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, इट इज द फाइनल डिसीजन मेकर्स फॉर मोस्ट केसेस विद इन देयर रिस्पेक्टिव कोर्ट्स, यहाँ पर बात हो रही है, ये फाइनल डिसीजन है जो मेकर्स का, जो बनाते हैं दोस्तों मोस्ट केसेस में, जो अपने कोर्ट के हैं, जहां पर उनका खुद का कोर्ट है, तो ये होते हैं हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी विद द फाइनल डिसीजन होता है इन्हीं का, फाइनल डिसीजन मेकर्स होते हैं ये अपने कोर्ट्स के लिए। ओरिजिनल जुडिक्शंस होता है,
क्या है, हियर केसेस डायरेक्टली बाईपासिंग लोअर कोर्ट्स, मतलब डायरेक्ट ये केस सुन सकते हैं डायरेक्टली बाईपास करके लोअर कोर्ट्स को। एपलेट जुडिक्शंस की बात करें, रिव्यू एंड पोटेंशियली ओवरटर्न डिसीजंस मेड बाय लोअर कोर्ट्स, ये भी बात होती है एपलेट जुडिक्शंस की। सिविल केसेस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज हाईएस्ट रैंकिंग है, ठीक है, हाईएस्ट रैंकिंग है अदर जजेस की, हैंडल्स ओरिजिनल एंड एपलेट केसेस विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, ये सिविल केसेस की पावर है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जज की रिगार्डिंग बता रहा हूं मैं। नोट में पॉइंट, नेक्स्ट बात करेंगे। तो सिविल केसेस में क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग है अदर जज की, हैंडल करते हैं ओरिजिनल और एप्लाइड केसेस जो उनके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। क्रिमिनल केसेस में बात करते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या है, ये होता है सेशन जज, क्रिमिनल केसेस को सेशन जज देखते हैं दोस्तों, कौन, सेशन जजेस देखते हैं। हाईएस्ट रैंकिंग होती है इस अदर जज की, हैज ओरिजिनल जुडिक्शन होता है सेशन जज का ओवर द सीरियस ऑफेंसेस एंड इट कैन हियर अपील्स विद इन देयर जुडिक्शंस, वो अपील को भी सुन सकता है। जुडिशियल पावर क्या है, अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड केसेस, ये इनकी अपनी अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखेंगे, अथॉरिटी टू मैनेज कोर्ट्स एंड स्टाफ्स, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। सुपरवाइजरी पावर की बात करेंगे तो दीज आर द सम सुपरवाइजरी पावर्स, इंश्योर द लोअर कोर्ट्स फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड एडियर टू द लॉ, जो लॉ को फॉलो करते हैं उसका पालन करते हैं, ये इंश्योर करते हैं लोअर कोर्ट्स को दोस्तों। अपील टू हाई कोर्ट्स, डिसीजन कैन बी अपील टू द हाई कोर्ट्स फॉर फर्दर रिव्यू दोस्तों, डिसीजन कैन बी अपील टू द हाई कोर्ट्स फॉर फर्दर रिव्यू, दीज आर द अपील टू हाई कोर्ट। कैपिटल पनिशमेंट या सिग्निफिकेंट फाइन्स की बात हो रही है, क्या है, डिसीजंस रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एडेड स्क्रूटनी एंड कंसिस्टेंसी विद द स्टेट पॉलिसीज की बात हो रही है। तो डिसीजन है रिक्वायर करते हैं रेटिफिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और स्क्रूटनी करते हैं कि उसको ऐड की जाती है। कैपिटल पनिशमेंट के मामले में मैं कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें सिग्निफिकेंट फाइन्स भी होते हैं, उस डिसीजन की बात करता हूँ। तो उसमें रेटिफिकेशन की, उस डिसीजन में जो डिसीजन है इट्स रिक्वायर्ड द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कहने का यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की उसमें सहमति जरूरी होती है, उनकी अनुमति जरूरी होती है फॉर द स्क्रूटनी और द कंसिस्टेंसी विद द स्टेट पॉलिसीज के साथ, जो स्टेट पॉलिसी है या जो भी स्क्रूटनी करनी है उसको ऐड करने के लिए स्टेट का जो है रिक्वायरमेंट जरूरी है, उनकी रेटिफिकेशन की जरूरी है, नीड जरूरी है। ये कैपिटल पनिशमेंट या सिग्निफिकेंट फाइन्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे नालसा दोस्तों, इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा इज दैट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात हो रही है, क्या है नालसा, इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए पर्पस देखते हैं क्या है इनका। प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन टू एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, ये आर्टिकल 39A, जो आर्टिकल जोड़ा गया था ये 39A, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसका पर्पस था, इसकी बात कर रहा हूँ। नालसा का पर्पस था दिस प्रोवाइड द फ्री लीगल एड, जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, उनके लिए जस्टिस को प्रोवाइड करना दोस्तों। एंड द प्रमोट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 22(1) की बात हो रही है, यानी उनको इक्वलिटी को प्रमोट करना है किसके सामने, बिफोर द लॉ, लॉ के सामने। ये आर्टिकल 22(1) की बात हो रही है दोस्तों, आर्टिकल 22(1) की बात हो रही है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया और केम इनटू फोर्स ऑन द 9 नवंबर 1995, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 1987 में आया जरूर, बट ये लागू हुआ 9 नवंबर 1995, यानी 9 नवंबर 1995 को। गोल क्या है, क्रिएट ए नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस, ये इसकी जरूरत है। मेन बॉडी की बात करें, मेन बॉडी क्या है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात हो रही है, ये है मेन बॉडी दोस्तों। फंक्शंस की बात करेंगे, प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू एलिजिबल पर्संस, ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन रूरल एरियाज, ये सारा फंक्शन करना इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में नालसा के थ्रू होता है दोस्तों, समझ आप। अब एलिजिबल पर्सन फॉर फ्री लीगल एड, इस नालसा एक्ट में कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जिनको लीगल एड, जो कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो दीज आर द वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, नंबर 2 मेंबर ऑफ SC/ST, नंबर 3 इंडस्ट्रियल वर्कमैन, नंबर 4 विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स, वायलेंस, फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, these are comes under the लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, दैट इज कॉल्ड नालसा। फिर है दूसरा डिसेबल्ड पर्सन हो गई, पर्सन्स इन कस्टडी, पर्सन्स हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड्स 1 लाख रुपीज, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और बेगार। तो दीज आर द पर्सन विच केम अंडर द
eligible act, eligibility of this act, these are the NALSA Act. Women and children, SC, ST, industrial workmen, victim of mass disasters, violence, floods, drought, earthquake, industrial disasters, these are the things. Disabled person and persons in custody, persons whose annual income does not exceed 1 lakh rupees, victim of trafficking और बेगार, ये बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट बात करेंगे एडिशनल की क्या है। The NALSA has also worked to improve legal education and research, promote legal aid awareness and develop legal aid program for specific needs. NALSA दोस्तों लोगों को अवेयर कराता है, इंप्रूव कराता है लीगल एजुकेशन को, रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है, और बहुत सारी लीगल अवेयरनेस फैलाता है, ये इसका स्कोप है। द स्कोप ऑफ फ्री लीगल एड कैन बी एक्सपेंडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किसके द्वारा एक्सपेंड किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो स्कोप है फ्री लीगल एड का दोस्तों, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट इसको एक्सपेंड कर सकती है, फैला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लोक अदालत। ये भी इसी का एक एक्सटेंडेड रूप है। क्या ऑब्जेक्टिव है? लोक अदालत क्या करते हैं? ये एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग कोर्ट्स केसेस एज पर गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये गांधीयन रूल है जो डीपीएसपी में आया था, गांधीयन लॉ के हिसाब से। गांधीयन जो प्रिंसिपल है जस्टिस का, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, गांधीयन प्रिंसिपल है, उसको सेटलमेंट करने के जो पेंडिंग कोर्ट्स में है, ये उसकी बात करते हैं। सेटलमेंट्स ऑफ पेंडिंग कोर्ट्स केसेस एज पर गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये लोक अदालत का काम है। मतलब ग्राउंड लेवल पे, गांव लेवल पे लोक अदालत काम करती है। एक्सपीडियस एंड इकोनॉमिक, ये भी इसमें रीजन है। इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, ये भी इसमें रीजन है, यानी ये इफेक्टिव भी है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? इसका जो बेस है, ये किस बेस पे काम करता है? बेस ऑन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट, एडीआर पे काम करता है। यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हो रही है, बेस ऑन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हो रही है एडीआर पे। नो विक्टर्स नो रैंकोर बाई नेगोशिएशंस कॉन्सिलेशंस की बात हो रही है, यानी कोई भी विक्टर्स नहीं है, कोई भी रैंकोर नहीं है, ये नेगोशिएशन के द्वारा दोस्तों, काउंसलिंग के द्वारा, काउंसलेशन के द्वारा सही किए जाते हैं। इनको क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फंक्शन ऑफ सालसा डीएलसी, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट पे है, स्टेट पे है, ये एससी जो है कोड है, हाई कोर्ट का जो एससी वाला है, एससी टी है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं लोक अदालत एट सच इंटरवल एंड प्लेसेस ऑफ ही थिंग्स फिट्स। उन्हें लगता है कि यहाँ पर लोक अदालतें जरूरी हैं, आपने देखा होगा, वहां उसके लिए ये सारी चीजें फिट करते हैं और इस फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एलए सर्विस और रिटायर्ड जज प्लस लॉयर प्लस सोशल वर्कर requisite its own power for determining an issue. All judicial proceeding within IPC. Award will be final, no pleading, easy trials and speedy with flexibility. These are the factor of this structure। और दोस्तों समझ रहे हैं आप? एलए जो है सर्विस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, लॉयर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये सारे लोग काम करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कोई भी इशू अगर आया है जुडिशियल प्रोसीडिंग से लेकर विद इन द आईपीसी, ये सारा स्ट्रक्चर इस पर काम करता है इस तरीके से। ये इनका अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, लोक अदालत का। और इसका काम यही है कि तेजी से और इकोनॉमिक ज्यादा फाइनेंशियल लोगों पर बर्डन ना बढ़े और इफेक्टिव तरीके से, इन एक्सपेंसिव तरीके से जस्टिस हो, न्याय हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं। परमानेंट लोक अदालत देखते हैं, पर्पज क्या है इसका। ये भी एस्टेब्लिश हुए थे परमानेंट लोक अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 और 2002 के बीच में। 4 परमानेंट लोक अदालत। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज डील विद केस डीलिंग विद पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पावर, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। हेल्प करते हैं वीकर सेक्शंस की। इनएक्सपेंसिव है। स्पिरिट ऑफ कॉन्सिलेशन आउटसाइड द कोर्ट्स, इनका काम है कॉन्सिलेट करके कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करना, इनका पर्पस है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चेयरमैन यानी कि चेयरमैन होता है इसमें एक, अदर जजेस होंगे और एडिशनल जज होंगे, जो अदर जजेस होंगे, बस अदर हाई ऑफिसर्स होते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर है परमानेंट लोक अदालत का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स क्या है? इसका पर्पज प्रमोट करना, कॉन्सिलेशन करना एंड सिक्योर द स्पीडी सेटलमेंट, यानी कि तेजी से कोई भी सेटलमेंट है उसको तेजी से करना, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट्स है, ये फैमिली कोर्ट्स का काम होता है। रिड्यूस करना कोर्ट की बैकलॉग्स को और उसमें जो डिले हो रहा है उसको कम करना, ये भी इसका पर्पज है। प्रोवाइड फास्टर रेजोल्यूशंस फॉर फैमिली फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है फैमिली कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे। इसको एस्टेब्लिश किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में दोस्तों। इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में, 1984 का जो एक्ट आया उसके द्वारा फैमिली कोर्ट्स को क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया था। एम्फेसाइज क्या है? कॉन्सिलेशन एंड अचीविंग सोशली
डिजायरेबल आउटकम्स, ये इसका एम्फेसाइज है। मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करें, ट्रेंड काउंसलर्स एंड मेडिएटर्स फैसिलिटेट नेगोशिएशंस एंड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज, ये इसका मैकेनिज्म और डिस्प्यूट काउंट करते हैं। फीचर्स की बात करें, क्या फीचर्स हैं, मैंडेटरी हैं कुछ फीचर्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट्स इन एवरी सिटी। दूसरा है फोकस ऑन कॉन्सिलेशंस, यानी कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू एनकरेज सेटलमेंट। तीसरा है सिंप्लीफाइड रूल्स ऑफ लॉ, यानी कि रूल्स ऑफ लॉ को सिंप्लीफाइड करता है। लेस टेक्निकल एंड द फॉर्मल कंपेयर टू रेगुलर कोर्ट, जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनके बजाय लेस यानी कम टेक्निकल और कम फॉर्मल होता है कंपेरेटिवली। लिमिटेड अपील है इसमें, क्या है लिमिटेड अपील, इसकी बात करते हैं। नहीं, अपील अगेंस्ट फैमिली कोर्ट डिसीजंस कैन ओनली बी मेड टू द हाई कोर्ट्स, इसकी जो अपील है अगेंस्ट फैमिली कोर्ट्स के, उसके डिसीजन बन सकते हैं केवल किसके द्वारा, फैमिली कोर्ट के द्वारा, ओनली बी मेड टू द हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों ये इसके फीचर्स की बात हुई। तो ऑल दीज थिंग्स इज रिलेटेड टू द फैमिली कोर्ट, दीज आर द रिलेटेड टू द फैमिली कोर्ट्स एंड लोक अदालत। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे ग्राम न्यायालय की। क्या है ग्राम न्यायालय, इसका पर्पज क्या है ग्राम न्यायालय का, ये है तो पर्पज जुडिशरी से रिलेटेड है। प्रोवाइड जस्टिस एट द डोर स्टॉप ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज एंश्योरिंग एक्सेस टू द लीगल सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय पर चर्चा करते हैं, क्या है इसका पर्पस दोस्तों। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये जो आपकी पॉलिटी में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत का समराइजेशन है, इसको मिस नहीं किया जाए तो बेहतर है। चलो ग्राम न्यायालय की बात करेंगे। ग्राम न्यायालय का पर्पस है, इसका पर्पस क्या है, ये जस्टिस प्रोवाइड कराता है डोर स्टेप, यानी कि डोर टू डोर, ये जस्टिस को प्रोवाइड कराता है द डोर स्टॉप ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज इंश्योरिंग एक्सेस टू द लीगल सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक और जियोग्राफिक बैरियर्स। मतलब इतने सारे सोशल इकोनॉमिक और जियोग्राफिक बैरियर्स होने के बाद आपका इंश्योर करता है एक्सेस लीगल सिस्टम रूरल एरियाज में। ये ग्राम न्यायालय इसलिए बनाए गए थे। ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग, ये ग्राम न्यायालय एक्ट जब आया था 2008 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज एस्टेब्लिश नेटवर्क ऑफ विलेज कोर्ट अक्रॉस इंडिया। रीजन फॉर क्या था एस्टेब्लिशमेंट का, इसका रीजन था दोस्तों पुअर एक्सेस टू जस्टिस फॉर रूरल पॉपुलेशन, एड्रेसेस द चैलेंजेस ऑफ जियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक बैरियर्स। मतलब जो जियोग्राफिक और इकोनॉमिक बैरियर्स होने के बाद ये जो ग्राम न्यायालय है उचित जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, उसके लिए ये ग्राम न्यायालय एक्ट लेके आए और ये ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश किए गए थे। तो इकोनॉमिक बैरियर्स फेस बाई रूरल कम्युनिटीज इन एक्सेसिंग ट्रेडिशनल कोर्ट्स, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहे हों, उन सब में जस्टिस को भरपूर तरीके से, उनका जस्टिस को भरपूर तरीके से रूरल पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाना, ये एक बहुत बड़ा बैरियर था। इन बैरियर्स को खत्म करने के लिए जियोग्राफिकली और इकोनॉमिकली ये ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश किए गए थे। अंडर आर्टिकल 39A क्या कहता है, 39A इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको लेके आया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। Article 39A of the Indian Constitution, it is fulfill the constitutional obligation to provide free and equal access to justice। ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, याद रखना। जो आर्टिकल 39 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डीपीएसपी आपका दोस्तों, ये आपको फुलफिल कराता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, प्रोवाइड कराता है फ्री एंड इक्वल एक्सेस टू जस्टिस के लिए। कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग एडीआर, एडीआर होता है क्या होता है एड्रेस, क्या होता है एड्रेस मैकेनिज्म होता है एक तरीके का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला मैकेनिज्म होता है एक तरीके से। ठीक है, वर्क्स अलोंगसाइड लोक अदालत एंड अदर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मेथड टू एनकरेज एमिकेबल सेटलमेंट्स। ठीक है, ये हो गया इसका रीजन एस्टेब्लिशमेंट का। रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन, रिकमेंडेशन कराता है लॉ कमीशन की, क्या थी 118वीं रिपोर्ट आई, उसने हाईलाइट किया द नीड फॉर ग्राम न्यायालय टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। तो लॉ कमीशन की 118वीं रिपोर्ट में ये बात हाईलाइट की गई थी कि भाई ग्राम न्यायालय की नीड क्यों है, नीड इसलिए है जो स्पेसिफिक नीड है रूरल कम्युनिटीज के लिए, इसलिए इनको एस्टेब्लिश करने का जरूरत पड़ी दोस्तों। ये 118वीं रिपोर्ट में कहा गया था। फीचर्स की बात करते हैं, मोबाइल कोर्ट होते हैं जो कंडक्ट होते हैं कहाँ पर, कंडक्ट हियरिंग इन विलेजेस, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ट्रेवल टू डिस्टेंट कोर्ट रूम्स की बात हो रही है, ड्यूअल जुडिक्शंस की बात हो रही है, हैंडल बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस within their designated areas, guided by natural justice, emphasize on fair and impartial proceedings even without strict legal formalities। समझ रहे हैं आप, जो गाइडेड होते हैं नेचुरल जस्टिस के द्वारा,
वो क्या करते हैं, फेयर एंड इम्पार्शियल प्रोसीडिंग्स को एम्फेसाइज करते हैं और विदाउट स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज के वो इसको अडेयर करते हैं। प्लेयर बार्गेनिंग की बात करें, प्रोवाइड्स एन ऑप्शन फॉर एक्यूज इंडिविजुअल्स टू नेगोशिएट फॉर रिड्यूस सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये इसके फीचर्स हैं। मोबाइल कोर्ट हो गया, जुडिक्शंस हो गया, गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस हो गया, प्लेयर बार्गेनिंग हो गया। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ग्राम न्यायालय। बात करेंगे नेक्स्ट, लोकेशन एंड कंपोजिशन की भी चर्चा करते हैं, क्या है ये, ठीक है। देखो इनकी जो सीट है, सीट एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत, जो सीट या हेडक्वार्टर पर है इंटरमीडिएट पंचायत में। पैनल ऑफ जज विद एक्सपर्टीज इन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में यहाँ पे भी होता है दोस्तों। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, पूरी एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं क्रोनोलॉजी की। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट में दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं, नंबर एक सिविल कोर्ट्स होते हैं, फिर होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। अब बात करेंगे सिविल कोर्ट्स की। जो सिविल कोर्ट है वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें एक होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे होता है सबऑर्डिनेट जज फर्स्ट क्लास वाला, सबऑर्डिनेट जज होता है फर्स्ट क्लास वाला, और उसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट जज सेकंड क्लास, ठीक है। सबऑर्डिनेट जज फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास हो गया। उसके नीचे होते हैं म्युनिसिपल कोर्ट और सब जज या थर्ड क्लास कोर्ट। ये होते हैं सिविल कोर्ट्स के मामले, जो सिविल मामले देखते हैं, सिविल मैटर्स पर ये काम करते हैं। वही मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में सिटी सिविल कोर्ट्स होता है, स्मॉल कॉज कोर्ट्स होता है, ये सारी चीजें होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन होता है यहाँ पर, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होते हैं। ये दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट्स में है। अब कोर्ट ऑफ सेशन में क्या है, सेशन जज बैठते हैं वहाँ पर, एडिशनल सेशन जज बैठते हैं और असिस्टेंट सेशन जज बैठते हैं दोस्तों। ये सेशन कोर्ट्स वाले जो क्रिमिनल कोर्ट्स में है, ये सारे मामले को देखते हैं। अब जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का मामला है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बात हो रही है। और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया को देखते हैं, अदर एरियाज को देखते हैं, समझ रहे हैं आप। और इसी में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, इसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन होता है और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। वही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल मेट्रोपॉलिटन होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर एरियाज, जहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के होते हैं। कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर डीएम होते हैं। ये जो कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इनको हेड करते हैं डीएम साहब, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और फिर होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे एसडीएम बोलते हैं, जो पीसीएस की तैयारी के बाद आप देखते हो सबसे ऊंची पोस्ट होती है। फिर होता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, देन आफ्टर दैट ये सेकंड क्लास के बाद होता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोस्तों। These are the court of magistrate and chronology and hierarchy of the court with Supreme Court, High Court and other things दोस्तों। Got my point? ये सारे कोर्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर इस तरीके से वर्क होता है, ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है। Got my point? नेक्स्ट बात करेंगे अब बात करेंगे भाइयों सम प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स के लिए। क्या इंपोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है क्रोनोलॉजी में लगाने को इस तरीके से। Now we are talking about Article 369 through 392, इसकी बात होगी 369 to through 92, including some that have been removed, appear in Part 21 of the Constitution, and title था इसका Temporary, Transitional and Special Provision. Article 370 is talking about deals with temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir. Article 371, 371A, B, C, D, E, F, G, H and 371J. It's define special provision with regard to the another states. ये सारी बातें होती हैं इन आर्टिकल्स में दोस्तों। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको रिमूव किया गया और रिपील्ड कर दिया गया था, लेकिन ये कुछ सम स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर सम स्टेट्स के लिए, ये उनकी बात हो रही है, कुछ अच्छे स्टेट्स हैं। अब क्या बात होगी, देखो इनकी बात करते हैं। आर्टिकल 371 जो दोस्त है, आर्टिकल 371 क्या डील्स करता है। आर्टिकल 371 जो आई है, आई वाला, ये डील करता है गोवा के साथ, याद रखना। जो आई है वो गोवा के साथ डील करता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन दैट कैन बी डीम्ड स्पेशल। पर ये आर्टिकल जो है कुछ भी ऐसा प्रोविजन को इंक्लूड नहीं करता है जो स्पेशल प्रभावित होता है या स्पेशल जैसा दिख सकता है। वहीं आर्टिकल 370 से बात करते हैं। आर्टिकल 370 एंड 371 इट वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑन जनवरी 26, 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, यानी कि लागू हुआ, जब उसका कमेंसमेंट हो चुका था, उस समय आर्टिकल 370 और 71 इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे दोस्तों।
वहीं आर्टिकल 371 की बात करें, ये क्या है, आर्टिकल 371 से 371 ए से लेकर जे तक ये इनकॉर्पोरेट किए गए हैं सब्सिक्वेंटली, मतलब समय समय पर इन आर्टिकल्स को इसमें क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया है। वही नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 371 पे। यहाँ इंपोर्टेंट है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात की बात करें, गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एस्टेब्लिश सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर विदर्भा एंड मराठवाड़ा। ये गवर्नर के पास पावर है कि वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स एस्टेब्लिश किए विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए। एंड द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र, Kutch and Gujarat ensure equitable allocation of funds for development expenditure over the said areas and equitable arrangement providing adequate facilities for technical education, vocational training and adequate opportunity for employment under the state government। तो ये सारी कहानी आर्टिकल 371 के अंडर है, जो गवर्नर को पावर देता है कि वो महाराष्ट्र, विदर्भा, मराठवाड़ा के लिए अलग तरीके से प्रोविजन बनाए, डेवलपमेंट के लिए अलग तरीके से कुछ कुछ योजनाएं प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपोर्टेंट है, विच स्टेट हैव बीन गिवन स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देख सकते हो आप, ये पूरा मैप इंडिया का उस समय का, उसकी चर्चा हो रही है। अब क्या है, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज रिपील इन 2019। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, आर्टिकल 370 को रिपील किया गया। इट्स यूज टू ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया जम्मू कश्मीर वाला, वो एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है जम्मू कश्मीर वाले राज्य के लिए। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख के इधर वाला ये इलाका लद्दाख है, ये नीचे जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल लगा हुआ है। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया, ये पंजाब है। इस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर है दोस्तों। चलो अब बात कर लेते हैं क्या है, स्टार्टिंग से बात करेंगे। देखो 371 में डील होती है, आर्टिकल्स हैं ये, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल हैं ये, स्टेट्स हैं ये, की प्रोविजंस हैं। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, सॉरी महाराष्ट्र एंड गुजरात से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ की प्रोविजन है, कुछ स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 371 में, 371 में। क्या है, गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स इन स्पेसिफिक रीजन। गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए। ये इंश्योर करते हैं इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। दोस्तों, जो महाराष्ट्र एंड गुजरात में आर्टिकल 371 है, ये इक्विटेबल एलोकेशन और फंड की इंश्योरमेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है उसकी बात करता है ये आर्टिकल, और गवर्नर्स को ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आर्टिकल 371। इट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। नाउ बात करेंगे 371 ए, ये नागालैंड की बात करता है, याद रखना, यानी ए से रिलेटेड नागालैंड। अब इसमें गवर्नर के पास पावर नहीं है, 371 में पावर आ गई पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन नागा रिलीजन, सोशल प्रैक्टिस, कस्टमरी लॉ एंड लैंड ओनरशिप ट्रांसफर विदाउट स्टेट असेंबली कन्फ्रेंस। आप समझ रहे हैं, पार्लियामेंट जो है नागा रिलीजन को लेकर लेजिस्लेट नहीं कर सकती है, मतलब उस पर लॉ नहीं बना सकती है, उस पर कोई भी कानून नहीं लगा सकती है। जो उसके सोशल प्रैक्टिस हैं, कस्टमरी लॉ है, लैंड ओनरशिप है या ट्रांसफर है, बिना स्टेट असेंबली की कन्फ्रेंस के। दोस्तों, ये आर्टिकल 371 पावर देता है नागालैंड की असेंबली को, दोस्तों, जो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है या नागालैंड के लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे नागा की बात, आर्टिकल 371 बी की बात हो रही है। ये किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल 371 बी है आसाम से। प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये याद रखना, प्रेसिडेंट में एस्टेब्लिश ए कमेटी ऑफ असेंबली मेंबर्स फ्रॉम ट्राइबल एरिया। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, ट्राइबल्स एरियाज में उन मेंबर्स में जो असेंबली मेंबर्स हैं उनसे मिलाकर एक कमेटी डेवलप कर सकते हैं। आर्टिकल 371 सी है मणिपुर, प्रेसिडेंट में एस्टेब्लिश ए कमेटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम हिल एरिया इन द असेंबली, गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी फॉर हिज फंक्शनिंग। ये सारी पावर बात करती है मणिपुर की, आर्टिकल 371 सी की। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर भी पावर है। आर्टिकल 371 डी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बात हो रही है। क्या है ये, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो है आर्टिकल 371 डी में प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो इंश्योर करते हैं इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, पावर्स टू क्रिएट लोकल कैडर्स इन सिविल सर्विस एंड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रीजनल बैलेंस।
तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए आर्टिकल 371 में ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट इंश्योर करें इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 371 ई की बात करेंगे आंध्र प्रदेश। इट अलाउ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये इसमें अलाउमेंट है आर्टिकल 371 ई में। एफ की बात करेंगे असेंबली इलेक्ट सिक्किम रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट में डिफाइन द नंबर्स ऑफ असेंबली सीट्स रिजर्व फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये आर्टिकल 371 एफ की बात हो रही है जो सिक्किम की बात करता है। एफ में सिक्किम है, यानी असेंबली के पास क्या है, इलेक्ट सिक्किम रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस ऑफ पीपल में, पार्लियामेंट में डिफाइन द नंबर ऑफ असेंबली सीट्स रिजर्व फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये सिक्किम के केस में अलाउ है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 371 जी मिजोरम के लिए है। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन मेजर रिलीजन, सोशल प्रैक्टिस, कस्टमरी लॉ एंड लैंड ओनरशिप ट्रांसफर विदाउट असेंबली अप्रूवल। सेम चीज है जो ऊपर मैंने बताई है, ये मिजोरम में आर्टिकल 371 जी है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 371 एच विच आर टॉकिंग अबाउट किसकी, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर विद इंडिविजुअल जजमेंट्स पावर। ये गवर्नर के पास अरुणाचल प्रदेश के केस में क्या है, पावर्स हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 371 जे, कर्नाटका की बात होगी दोस्तों। सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स, अपॉर्चुनिटी एंड रिजर्वेशन फॉर द रीजन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हो सकती हैं इनके रिलेटेड। इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स है, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रिजर्वेशन होगा उस रीजन के लिए, एजुकेशन के जॉब में एजुकेशन के लिए होगा, और गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये आर्टिकल 371 जे इज टॉकिंग अबाउट कर्नाटका। सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड की बात हुई है जो हैदराबाद और कर्नाटका रीजन्स के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। तो दीज आर द आर्टिकल्स व्हिच आर कम इनटू द 70, 71 एंड 273 जे तक। ये स्पेशल पावर्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, और ये उस तरीके से कंप्लीट करते हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पंचायती राज विच इज पंचायती राज एंड व्हाट इज पंचायती राज। क्या है पंचायती राज, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस इट इज पंचायती राज। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस है जिसे पंचायती राज कहते हैं, गांव लेवल पे है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है इसका, आर्टिकल 40 में बात करेंगे इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, जो गांधीयन प्रिंसिपल भी है और गांधी जी ने इसकी बात की थी आर्टिकल 40। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 40 है दोस्तों, ये बात करता है किसकी, स्टेट द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। ये आर्टिकल 40 की बात कर रहे हैं। तो स्टेट जो है वो क्या करता है, इसके पास पावर है स्टेप्स करना ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की, यानी कि आर्टिकल 40 डीपीएसपी की पार्ट है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इफिशिएंट करने का, उसको पावर देने की बात करता है। स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी as may be necessary to enable them to functions as unit of self government। ये सारी बात करता है आर्टिकल 40 दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 40 की बात होगी, कंप्लीट हो गई। ऑर्गेनाइज करता है विलेज पंचायत को, ये इसमें दे रखा है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 क्या कहता है, ये बात करता है एलिवेटेड पंचायती राज फ्रॉम ए नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू ए जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, इसने पंचायती राज को एलिवेट किया, किससे, फ्रॉम ए नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेकर एक जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स पर, और इसने इम्प्लीमेंट करने के लिए इसे मैंडेटरी बना दिया। जो स्टेट्स के पास पावर है कि भाई स्टेट्स इसको मैंडेटरी बनाएंगे, हालांकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी, बट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। और 3 ऑफ पंचायती राज की बात करेंगे, क्या है ये 3 ऑफ पंचायती राज, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कम्स अंडर द आर्टिकल 243 टू 243O, जो पार्ट भाग 9 है उसके अंदर में आता है। ये आउटलाइन करता है द 3 टियर्स ऑफ पंचायती राज, या ग्राम पंचायत या विलेज लेवल पर, एंड पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, एंड जिला परिषद इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये 3 टियर का पंचायती राज का सिस्टम है जो इसकी बात करता है। इलेक्शन देखते हैं, आर्टिकल 243 डी से लेके 243 जी तक की बात हो रही है। ये गारंटी करता है रेगुलर इलेक्शंस फॉर ऑल 3 टाइम्स ऑफ पंचायती राज,
विद डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ए मेंबर्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स की बात हो रही है। यानी आर्टिकल 243 क्या कहता है, आर्टिकल 243 डी से लेकर 243 जी तक की बात कर रहा हूँ। ये गारंटी करता है रेगुलर इलेक्शंस की और 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। नंबर 1 कौन सा मैंने बताया, ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पावर एंड फंक्शन क्या है। 11th जो शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 11 भाग है उसमें 29 हैं, लिस्ट कितने हैं, लिस्ट नंबर 29, इसमें सब्जेक्ट हैं पंचायती राज से रिलेटेड। ये इंक्लूड करता है इसमें एग्रीकल्चर का पार्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, सैनिटेशन है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये इसके पावर्स हैं, पार्ट हैं और 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है दोस्तों। फाइनेंस की बात करेंगे क्या है, आर्टिकल 243 जी से लेकर 243 एक्ट तक सारी बात हो रही है। एंड इट्स मैंडेट स्टेट टू शेयर रेवेन्यू विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड एम्पावर देम टू लेवाई टैक्सेस फीस टू जनरेट देयर ओन इनकम। ये सारी बातें फाइनेंस की हैं जो आर्टिकल 243 जी से लेकर 243 एक्ट तक मैंडेट्स होती हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। पंचायत इंस्टीट्यूशन कैन अप्रोच कोर्ट्स फॉर चैलेंज रिगार्डिंग देयर पावर्स, इलेक्शंस एंड फंक्शंस की बात हो रही है। जो पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कर सकते हैं कि जो भी चैलेंज हो रखा है इनका, रिगार्डलेस चाहे पावर है, इलेक्शन है एंड फंक्शन है, वो सब पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों देख सकते हैं पंचायत इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। दे कैन अप्रोच डायरेक्टली ऑन द कोर्ट्स, अगर उन्हें चैलेंज करना है किसी भी चीज को लेकर, पावर, इलेक्शन एंड फंक्शंस को, तो वो जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस को अपना सकते हैं। ये इसमें बात गिवन है। अब कौन कौन सी कमेटी थी उनकी चर्चा करते हैं जिन्होंने ये सजेशंस दिए, सुझाव दिए कि भाई आपको पंचायती राज सिस्टम में कितने टियर की, मतलब कितने टियर पे ग्राम पंचायत सेशन लागू करनी चाहिए। चलो बात करते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कमेटी, जो कमेटी यहाँ पे डेवलप हुई है कौन कौन सी, उसके ईयर्स, उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी और इम्पैक्ट। ये देखो क्वेश्चन पूछने को आते हैं तो याद रखने वाली बात है। चलिए, पहली कमेटी है दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी आई 1957 में। कब? 1957, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1957 में। क्या है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आइडिया दिया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये याद रखना। यानी कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, इन्होंने 3 टियर सिस्टम की बात जरूर की थी, पर इन्होंने पहला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। प्रपोज किया है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, जैसे ग्राम पंचायत होनी चाहिए विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। इन्होंने एडवोकेट किया, क्या एडवोकेट किया, एडवोकेट फॉर फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है। यानी कि इन्होंने फंक्शनल ऑटोनॉमी को एडवोकेट किया और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको डिवोल्यूट करने का, डिवोल्यूशन करने की बात की थी दोस्तों इस बलवंत राय मेहता कमेटी के प्रोविजन में। ठीक है, 1957 में आया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका इम्पैक्ट क्या मिला, लेड द फाउंडेशन फॉर पंचायती राज इन इंडिया, यानी इन्होंने पंचायती राज इन इंडिया के लिए फाउंडेशन एक लीड रखा। लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इन राजस्थान 1959 में एंड आंध्र प्रदेश इन 1959। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया पंचायती राज के लिए। ठीक है, राजस्थान में किया 1959 में और आंध्रा में किया 1959 में। ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन पंचायती राज सिस्टम्स पे जो इन्होंने फाउंडेड किया था एज ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड 3 टियर यानी कि 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहां पर हुआ, ये राजस्थान में 1959 में नागौर में हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी 1977 की है ये कमेटी, इसकी बात करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। 1977 में ये क्रिटिसाइज किया गया कि द डिक्लाइन ऑफ पंचायती राज एंड रिकमेंड द 132 चेंजेज। ठीक है, क्रिटिसाइज किया, डिक्लाइन किया क्या, पंचायती राज सिस्टम को अशोक मेहता कमेटी ने, और रिकमेंड किया 132 चेंजेज को। सजेस्ट किया इन्होंने 2 टियर सिस्टम, यानी अशोक मेहता कमेटी ने इन्होंने 2 टियर सिस्टम को सजेस्ट किया था दोस्तों। 2 टियर सिस्टम को सजेस्ट किया, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मंडल पंचायत बिलो इट लेवल। ये 3 चीजें देखने को मिली, जिला परिषद देखने को मिली, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिली, और जो मंडल पंचायत है वो उसके नीचे देखने को मिला। यानी कि जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मंडल पंचायत इसके नीचे देखने को मिलता है, और इसने 2 टियर सिस्टम को सजेस्ट किया। एम्फेसाइज किया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एज द प्राइमरी पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो प्राइमरी पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन का वो उन्होंने एम्फेसाइज किया, उसकी बात की डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से
डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, वहां से पैसा डिवॉल्यूट किया जाएगा, वहां से बांटा जाएगा, या जितनी भी चीजें होंगी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को चालू करने का प्राइमरी पॉइंट यानी कि वो फोकल पॉइंट रखा है इन्होंने। और इन्होंने एडवोकेट किया मैंडेटरी टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पावर और फॉर पीआर इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इन्होंने एडवोकेट किया किस किस बात को, टैक्सेशन टैक्स को मैंडेटरी करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो पावर है उसको मैंडेट करने के लिए, पीआर इंस्टीट्यूशन को लागू करने के लिए एडवोकेट करने की बात कही थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रपोज इंडिपेंडेंट न्याय पंचायत विद क्वालिफाइड जजेस, उन्होंने ये भी कहा कि भाई न्याय पंचायत को प्रपोज किया, कॉल्ड फॉर ए डेडिकेटेड पीआर मिनिस्टर्स एंड स्टेट अकाउंटेबिलिटी फॉर पीआर डिपार्टमेंट्स। दीज आर टॉकिंग अबाउट रिकमेंडेड किया इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी SC ST की बेस पर इन्होंने पॉपुलेशन जो है उसके बेस पर रिजर्वेशन की भी बात की थी, इन्होंने रिकमेंड किया था भाई कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए सीट्स में SC ST के लिए पॉपुलेशन के बेस पर, एंड इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द फॉल ऑफ द जनता गवर्नमेंट, बट ये इंप्लीमेंट नहीं लागू हो सका क्योंकि जनता गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद, गिरने के बाद, एंड इट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज लाइक मैंडेटरी टैक्सेशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पीआर, यानी कि पंचायती राज के साथ ये वाली बात इन्होंने इंट्रोड्यूस की एक नए आइडियाज के साथ, और टैक्सेशन को इन्होंने मैंडेटरी करने की बात की दोस्तों। अब आते हैं जी वी के राव कमेटी 1985 पे 1985 में एनालाइज द प्रॉब्लम्स फेस बाय पंचायती राज एंड ऑफर्ड सॉल्यूशंस, एनालाइज किया था प्रॉब्लम्स को जो फेस हो रही थी पंचायती राज सिस्टम में एंड ऑफर किए सॉल्यूशंस को, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की भी बात हो रही है, सजेस्टेड मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीआर ऑफिसर्स, ये भी बात हुई दोस्तों। मतलब जीवी के राव कमेटी जो 1985 में आई उसने एनालाइज की प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ये पंचायती राज सिस्टम्स उन्होंने सॉल्यूशंस ऑफर्ड किए। उन्होंने कहा कि भाई जो पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको फोकस करो और इन्हें स्ट्रेंथन करो, एंड जो कैपेसिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव की उसको मजबूत करो। कुछ मेजर्स सजेस्ट किए ट्रेनिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है पीआर ऑफिसर्स की उसके लिए। उसके बाद इन्होंने क्या निकाला, प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज ऑफ पीआर, दोस्तों ये भी चीज निकाल के दिखाई इन्होंने। उसके बाद कुछ और चीजें आई निकलने को, क्या चीजें थी उसकी बात कर लेते हैं, क्या था उसकी भी चर्चा करते हैं एक मिनट। रिकमेंडेड पार्शली इनकॉर्पोरेटेड इन सब्सिक्वेंट रिफॉर्म्स, इन्होंने रिकमेंडेड किया पार्शली कि इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए सब कुछ रिफॉर्म्स को, सब्सिक्वेंटली इन्होंने वो रिकमेंडेशन डाली तो पार्शली इनकॉर्पोरेट किए, उन रिफॉर्म्स को लागू किया, और ये जीवी के राव कमेटी की सहमति के आधार पर, उनकी सजेशन के आधार पर किया गया था 1985 में। आई होप समझ रहे मेरी पूरी बात। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्या है अब बात करने वाले हैं LM सिंघवी कमेटी पे। क्या है LM सिंघवी कमेटी, इसकी चर्चा हुई 1986 में। LM सिंघवी कमेटी आई 1986 में। इन्होंने एम्फेसाइज किया नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज। इन्होंने कहा कि भैया जो LM सिंघवी कमेटी 1986 में आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए पंचायती राज के लिए। रिकमेंड किया यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क फॉर पीआर इंस्टीट्यूशन के लिए। प्रपोज किया रिजर्वेशन जो सीट्स हैं, रिजर्वेशन यानी विमेंस के लिए, खासकर SC ST में इसमें एडिशन बताया, यानी कि रिजर्वेशन जो सीट्स हैं, रिजर्वेशन सीट्स के लिए रिजर्वेशन, खासकर महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए इन्होंने प्रपोज किया रिजर्वेशन कि भाई 1/3 के आसपास महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन पंचायत राज की सीटों में, और खासकर SC ST वाले एडिशंस में, यानी कि उन्होंने एडिशन किया कि SC ST की महिलाओं को खासकर। इन्होंने प्ले क्रूशियल रोल इन द पेविंग द वे फॉर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इस कमेटी ने दोस्तों जो 73rd यानी कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसको मजबूत करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एडवोकेट किया फॉर द जेंडर इंक्लूजन इन पीआर टीम, इनकी जो जेंडर इंक्लूजन है वो पीआर टीम में, पीआर में, पंचायती राज सिस्टम में एडवोकेट करने का, जेंडर को इंक्लूज करने का, इनकी कहने का मतलब है जो जेंडर सिटी है यानी कि उसको इंक्लूजन किया, यानी महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग, इस तरीके से उन्होंने पंचायती राज के लिए LM सिंघवी ने सपोर्ट किया, यानी कि सजेशन किया। अब बात करते हैं थंगन कमेटी। थंगन कमेटी आई दोस्तों, थंगन या थुंगन, ये आई 1989 में। कब आई? 1989 में। इन्होंने अपॉइंट किया आफ्टर द मुरादाबाद राइट्स टू एड्रेस इशू ऑफ कास्ट एंड क्रिमिनल वायलेंस। ये मुरादाबाद के राइट्स के बाद एक थुंगन कमेटी ने जो इशू कास्ट के लेकर, क्रिमिनल वायलेंस को लेकर
एड्रेस किए, ये जो निकल कर आए थे। उसके बाद रिकमेंड की इन्होंने कुछ मजबूत चीजों को, यानी कि रिकमेंडेड द स्ट्रेंथनिंग ग्राम पंचायत एंड इनहेंसिंग देयर रोल इन सोशल जस्टिस को लेकर इन्होंने एनहेंस किए, सारे रोल एनहेंस किए और सारी चीजों को बात करने की मजबूती दी। सजेस्ट किए कुछ मेजर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर सजेशन दिए इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को लेकर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर। थंगन कमेटी की रिपोर्ट आई दोस्तों। हाईलाइट किए कुछ इंपोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन रूरल एरियाज, रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एमिंग टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज। ये सारी बातें यहाँ पर निकल के आ रही थी, यानी कि सोशल जस्टिस को लेकर और जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है उसको लेकर रूरल एरियाज में रिकमेंड किया इसने, बहुत सारी इन्फ्लुएंस पॉलिसीज को लेकर, सोशल इनइक्वालिटीज को लेकर इन्होंने एड्रेस किया और इसी को एम कर बहुत सारे सजेशंस दोस्तों, बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए इस ठंगन कमेटी ने। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्तों गॉडगिल कमेटी। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी बात 1988 में आई कमेटी। ये क्वेश्चन आते हैं खासकर क्रोनोलॉजी में लगाने को, और उसके बाद इनकी रिपोर्ट्स क्या थी, इनके सजेशंस क्या थी, उन मेजर्स को जानने के लिए ये रिपोर्ट्स आती हैं। गॉडगिल कमेटी की बात करते हैं 1988 में। इन्होंने एग्जामिन किया द इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, यानी कि क्या इफेक्टिवनेस हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ इफेक्टिवली तरीके से काम कर रही है नहीं। लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी की बात हुई इन्होंने कि भाई जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने वाला है उसको फॉर्म करना चाहिए। इन्होंने एसेंशियल ग्राउंड वर्क पर प्रोवाइड कराया, प्रोवाइड द एसेंशियल ग्राउंड वर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज पर बात हुई। इन्होंने रिकमेंड किया बिकम द बेसिस फॉर द लैंडमार्क ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर उन्होंने लागू किया लैंडमार्क जजमेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो पार्ट 9 में है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक उसकी बात हो रही है, ठीक है। वो जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। लैंडमार्क लेजिस्लेशन जो है उसकी बात हुई, क्या है लैंडमार्क लेजिस्लेशन की बात हो रही है। ग्रांटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके लिए पंचायत करने के लिए, यानी कि जो लैंडमार्क लेजिस्लेशन प्रोवाइड कराया ग्रांट इन्होंने प्रोवाइड लैंडमार्क जो लेजिस्लेशन आया निकलकर पंचायत के लिए, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किए ग्रांट कराए उसकी बात हो रही थी इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ना कुछ की एस्पेक्ट हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर जो एस्टेब्लिश किए पंचायती राज में दोस्तों, क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एस्टेब्लिशिंग इन पंचायत, ये की एस्पेक्ट्स हैं, इनकी चर्चा होगी दोस्तों। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो की एस्पेक्ट्स हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की उसकी बात होगी। नंबर 1 ग्राम सभा, क्या है विलेज लेवल पर ये बॉडी होगी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेजेस, जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं 10+ हैं उन सबकी चर्चा होगी ग्राम सभा में। वहां पर ये विलेज लेवल पर एक बॉडी है जो कंसिस्ट करेगी विलेज लेवल पर, एम्पावर करेगी कम्युनिटीज को विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में, यानी कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे उस डिसीजन मेकिंग में। 3 tier सिस्टम है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाली है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अक्रॉस द डिफरेंट लेवल्स, ये भी काम होने वाला है, यानी कि डिसेंट्रलाइज होगा, विकेंद्रीकरण होगा उस गवर्नेंस का डिफरेंट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। इलेक्शंस की बात करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन है दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शन है फॉर मेंबर्स एंड चेयरपर्सन एट ऑल टीयर्स, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन है मेंबर्स के लिए, और जो चेयरपर्सन हैं जितने भी टीयर्स हैं उन तीनों लेवल पर अलग अलग चेयरपर्सन होंगे, चाहे वो ब्लॉक लेवल है, गांव लेवल है, चाहे वो जिला लेवल पर। इंश्योर होगा डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये इंश्योर करेंगे जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है और जो अकाउंटेबिलिटी है दोस्तों। रिजर्वेशन क्या सीट्स का, प्रिस्क्राइब द कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट यानी SC ST एंड वुमेन्स के लिए दिया गया है। प्रमोट होगा इसमें, यानी कि ये प्रमोट करेंगे इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी इन पंचायत, ये सारी चीजें होंगी। फिक्स ड्यूरेशन होगा, क्या होगा डिफाइन टर्म, इनका जो टर्म है लेंथ फॉर इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स के लिए वो डिफाइन होगा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, ये भी चीजें इसमें क्या होंगी प्रोवाइड होगी, चाहे जो स्टेबिलिटी है चाहे कंटिन्यूटी है गवर्नेंस के लेवल पर वो प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। गॉट इट, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्या है डिस्क्वालिफिकेशन, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ पंचायत मेंबर्स बेस्ड ऑन मिसकंडक्ट और इनएलिजिबिलिटी। जो डिस्क्वालिफिकेशन है ग्राउंड लेवल पर जो रिमूव करेंगे पंचायत मेंबर्स को मिसकंडक्ट और इनएलिजिबिलिटी के बेस पर होगा।
मेंटेन इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट विद इन द सिस्टम, ये भी चीजें इसमें प्रोवाइड करूंगी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, एथिकल कंडक्ट को सिस्टम के साथ। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात होगी, ओवरसी पंचायत इलेक्शंस एंड एंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो सेफगार्ड करेगी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, रिकमेंड डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवरसीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ पंचायत की बात होगी। प्रमोट फिस्कल ऑटोनॉमी, जो फिस्कल ऑटोनॉमी है एंड अकाउंटेबिलिटी, उसको भी प्रमोट करेंगे, जो ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी है। पैसा एक्ट की बात करें 1996, प्रोविजन ऑफ द पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 की बात हो रही है। ये पैसा एक्ट की प्रोवाइड फॉर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये एक्सटेंड किया जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो शेड्यूल एरिया में लागू होगा विद इन द मॉडिफिकेशन टू सूट ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट की लेवल में। दोस्तों, प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ये जो पैसा एक्ट है सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करेगा और जो ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा। की फोकस क्या है, सेफ गार्ड एंड प्रिजर्विंग ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, एम्पावरिंग पंचायत टू एड्रेस ट्राइबल नीड्स एंड फॉस्टरिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन विलेज गवर्नेंस। तो ये जो सेफ गार्ड होंगे दोस्तों, जो प्रिजर्विंग होगी ट्राइबल ट्रेडिशंस को लेकर, ये सेफ गार्ड करेंगे उनको, यानी कि रक्षा करेंगे, प्रिजर्व करेंगे जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, उनकी कस्टम्स हैं, और पावर एम्पावर करेंगे, यानी कि पावर देंगे पंचायत को कि वो एड्रेस कर सकें जो ट्राइबल्स नीड्स हैं, ट्राइबल की जो आवश्यकता है, और उनका जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन विलेज गवर्नेंस लेवल पर बहुत मजबूती से हो सके। रिकॉग्नाइज द यूनिक नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, और ये इनका फोकस ये होगा पैसा एक्ट का कि ये जो यूनिक नीड्स हैं, किसकी, ये यूनिक नीड्स जो है ट्राइबल्स की दोस्तों, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उस एस्पिरेशंस की, ट्राइबल कम्युनिटीज की नीड्स हैं, उन यूनिक नीड्स को रिकॉग्नाइज करना, की फोकस करना, ये पैसा एक्ट 1996 का काम है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचायती राज में। मैंने एक एक चीज लेकर आपकी कमेटियां आपको लेकर किसकी क्या रिकमेंडेशन थी, सारा सब अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंज टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। क्या है इफेक्टिव परफॉर्मेंस? इन एडुकेट डिवोल्यूशन की बात हो रही है। क्या है, यानी कि इन एडुकेट डिवोल्यूशन होगा, अपर्याप्त डिवोल्यूशन होगा इनमें। लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू पंचायत, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो लिमिटेड होगी, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनसे लेकर पंचायत तक वो पहुंचा जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू पंचायत, उनको लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ पावर दी जाएगी, यानी कि इन एडुकेट डिवोल्यूशन है। ये चैलेंजेस है क्योंकि स्टेट जो है, जो ग्राम पंचायत लेवल है, वहां पर बहुत सारे जो पावर है और लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ पावर्स को प्रोवाइड करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को वहां तक पहुंच नहीं हो पाती ग्राम पंचायत लेवल पे। तो ये इनएडुकेट डिवोल्यूशन जो है स्टेट लेवल पर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इफेक्टिव गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस को रोकता है, और ये रिस्ट्रिक्ट करता है ऑटोनॉमी को एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायत को, यानी कि जो ऑटोनॉमी है और इफेक्टिवनेस है उसको रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है पंचायत लेवल पे। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, जिसकी बात करते हैं कई बार हम रेड टेपेज में। तो ये एक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होने के बावजूद ये ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट देखने को मिलती है। इम्पीड्स, यानी कि उसको रोकते हैं, बाधा डालते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी है उसमें ये बाधा डालते हैं। एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पंचायत, इसमें भी ये बाधा डालते हैं, जो पंचायत की रिस्पॉन्सिवनेस है वहां पर भी एक बाधा देखने को मिलती है दोस्तों। टाइड फंड्स की बात करें, restrictions on the use of allocated funds, limited flexibility and responsiveness to local needs, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। constrain the ability of पंचायत to prioritize and address local issues, ये भी देखने को मिलता है, जो local issues हैं उन्हें एड्रेस करना है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बात करें, ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट, जो ओवर रिलायंस होते हैं किस पे, ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स है उस पर। डिमिनिशिंग रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ पंचायत, इस पर भी ये क्या करते हैं, डिपेंडेंसी होती है दोस्तों, सेल्फ रिलायंस होती है पंचायत की अपनी, उस पर भी ये डिपेंड होते हैं, और जो रिसोर्स हैं जो उसको कम करते हैं, यानी कि डिमिनिशिंग द रिसोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन। वीकनेस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी, इस पर भी बात होती है, यानी वीकनेस करते हैं, यानी कमजोर करते हैं जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और उसकी सस्टेनेबिलिटी को। ग्राम सभा का स्टेटस क्या है, लिमिटेड रोल है एंड अथॉरिटी ऑफ द ग्राम सभा, अंडरमाइनिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेजर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि ये विलेजर्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स को, जो विलेजर्स हैं इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दोस्तों, किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्ट जो कंट्रोल है
रिस्ट्रिक्ट करना इनका काम हो गया है। कुछ पैरेलल बॉडीज है, इनकी बात करते हैं। क्या है पैरेलल बॉडीज, इनकी चर्चा करते हैं। क्रिएशन ऑफ सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट बाई पासिंग पंचायत, यानी कि जो पैरेलल बॉडीज उनको क्रिएट कर लेते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स वीकन्स पंचायत अथॉरिटी एंड क्रिएट कंफ्यूजन, ये भी हो जाता है वहां पर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेम्पर्स इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी बाई पंचायत, ये भी है। कंस्ट्रेन द, यानी कि कंस्ट्रेन का मतलब यह है कि एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, उसको रोकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड लिमिट इम्पैक्ट ऑन रूरल कम्युनिटीज दोस्तों, ये कंस्टेंट होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, और जो रूरल कम्युनिटीज हैं उसके इम्पैक्ट को लिमिटेड करने की बात होती है। ये बहुत ही बड़े लेवल का एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर चर्चा होती है। ये पूरी बात यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों पंचायती राज सिस्टम में। तो देयर आर ए लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड देयर इज ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड द ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपरिज्म, बहुत सारा। देखो सबसे बड़ा खेल फाइनेंस का है, फाइनेंस का डेवल्यूशन बहुत कम है, इसलिए ग्राम सभा पे यानी ग्राम पंचायत पे, ग्राम लेवल पे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस इफिशिएंसी इफेक्टिवली देखने को नहीं मिलती है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं। देखो म्यूनिसिपैलिटीज में दोस्तों क्या हुआ था, 1687 और 88 का मामला है, 1687 और 88 का। एस्टेब्लिश किया उन्होंने फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मद्रास में, चेन्नई मद्रास में, यानी कि तमिलनाडु में जो पड़ता है, वहां पर पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या किया, एस्टेब्लिश किया था। द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, पहले उसे मद्रास बोलते थे, इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एस्टेब्लिश ऑन द 29 सितंबर 1688, 1688 ईस्वी में। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं 1762 की। क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे में, मुंबई और कलकत्ता में, ठीक है। 1935 में बात करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटीज डिक्लेयर्ड ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इनकी इंक्लूड करते हुए इसको शामिल किया गया था, इनकी इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1992 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड किया म्यूनिसिपैलिटीज के लिए दोस्तों, ठीक है। की फीचर देखते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पार्ट 9 में। क्या है, पार्ट 9 इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि पार्ट 9 ए 243 पी से लेके 243 जेड जी तक बात करता है। 12th शेड्यूल की बात करें, इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में टू स्पेसिफाई फंक्शंस एंड पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि 12वां जो शेड्यूल था इसको स्पेसिफिकल जो फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनकी पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ऐड किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रेफर टू विलेज पंचायत, देयर इज नो स्पेसिफिक रेफरेंस टू म्यूनिसिपैलिटीज except the implicity in entry 5 the state list which place the subject of local self government as a responsibility of states। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें जो कोई खासकर स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं था म्यूनिसिपैलिटीज के लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ए कॉमन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन लोकल बॉडीज एंड हेल्प टू स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज एज इफेक्टिव डेमोक्रेटिक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, Parliament enacted the Constitution 74th Amendment Act 1992. It is relating to municipalities in 1992. The Act received the assent of the President on 20th April 1993. तो जो 20 अप्रैल 1994 को इन्होंने जो एसेंट रिसीव की इस एक्ट की, जो एक्ट आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाला, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर टू प्रोवाइड, ये सारी चीज होगी एंट्री लिस्ट में है, सेल्फ गवर्नमेंट्स एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स in order to provide for a common framework for urban local bodies and help to strengthen the functioning of the bodies दोस्तों as effective democratic unit of self government। Parliament enacted the constitution, जो 74वां अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, it is relating to municipalities in 1992। The act received the assent of the president on 20th April 1993 दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड, यानी कि उसने 1 जून 1994 को नोटिफाई की ये डेट फ्रॉम विच द सेड एक्ट केम इनटू फोर्स, जब वो फोर्स एक्ट में आया, ये वाला जो एक्ट फोर्स में आया दोस्तों। ए न्यू पार्ट 9A रिलेटिंग टू द म्यूनिसिपैलिटीज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर एमंग अदर थिंग्स दोस्तों।
नेक्स्ट बात करेंगे नगर पंचायत की। नगर पंचायत पे बात हो रही थी, इसकी चर्चा होगी क्या है, ठीक है। तो नगर पंचायत फॉर एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम ए रूरल एरिया दोस्तों, जो रूरल एरिया उससे टू अर्बन एरियाज, म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉल अर्बन एरियाज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरियाज, एंड इट इज फिक्स ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपलिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, appointment of state finance commission, and constitution of metropolitan and district planning committees. These are the things are related to नगर पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ बात करते हैं क्या है इनके फंक्शन, देखो क्या है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो होता है वो एक न्यू क्या है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश की गई है दोस्तों, नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है। कंपोजिशन है 4/5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज, एंड 1/5 होते हैं नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों। फंक्शंस की बात करेंगे, एम्स फॉर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज विद इन ए डिस्ट्रिक्ट। चेयरपर्सन की बात करेंगे, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, रिकमेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करेंगे, दीज आर द एस्टेब्लिशमेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 74वां जो CAA आया था उसमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। कंपोजिशन की बात करते हैं, 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपलिटीज विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड 1/3 नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द कंपोजिशन। फंक्शंस की बात करेंगे, ओवरसीज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज बियॉन्ड द 3 मेन टाइप्स डिफाइंड बाय द 74th Constitutional Amendment. Other forms of urban local bodies exist in India, including Notified Areas Committee. Notified Areas Committee क्या है? ये establishment in areas where are transition from rural to urban, जो Notified Area Committee है. Town Area Committee similar to Notified Area Committee but with larger population and functions होते हैं. Cantonment Board administer military cantonment township की बात करें, सेल्फ कंटेन्ड अर्बन डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट विद इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। पोर्ट ट्रस्ट की बात करें, मैनेज एंड डेवलप से स्पेसिफिक पोर्ट, स्पेशल पर्पज एजेंसी एस्टेब्लिश फॉर स्पेसिफिक फंक्शन सच एज वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। दीज आर द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपलिटी दोस्तों। देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे यूनियन टेरिटरी वगैरह की आगे के चैप्टर्स में, आगे की वीडियो में। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे हमें आपका मोरल सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट को, फैक्चुअल डेटा को, जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी पोजीशन है, जो भी उसकी डेट्स हैं, उनको आप तक बखूबी पहुंचाएं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड है, जो स्टेट एग्जाम है, PCS है, UP PCS, बिहार PCS वगैरह वगैरह, उत्तराखंड RAS PCS, MP PCS वगैरह में जो ये डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।